हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम इस वीडियो में रैपिड रिवीजन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं, यानी कि रैपिड रिवीजन करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री को। तो देखिए, मैं आपको बता के लिए चलूँ कि इस वीडियो में आज कौन से टॉपिक इसको हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले अगर हम कवर अप करेंगे वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसके बाद फिर करेंगे अगस्त डिक्लेरेशन, रोवेल्ट एक्ट, और फिर करेंगे जलियांवाला बाग। तो इन टॉपिक्स को आज हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो जो बाकी टॉपिक्स रहते हैं इसमें उनको नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे 2-3 दिन में। यानी जो पूरी हिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं टिल द एंड, जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, उन सभी टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो यू नीड नॉट टू वरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। यानी जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वो है नेशनल मूवमेंट। जो कि नेशनल मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी कहाँ से? 1885 से लेके 1947 तक। तो जो पहली नेशनल मूवमेंट है वो है, नेशनल मूवमेंट हम इसको नहीं कहेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी INC। तो अगर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम था वो था INU, ठीक है। INU का मतलब क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। तो फिर इसको नाम चेंज किया गया था, फिर रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में हमें पढ़ना है जो भी क्वेश्चंस क्या आते हैं इस टॉपिक में, वो आते हैं कि मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको किसने बनाया था और कब बनाया था, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको बनाया था A.O. ह्यूम ने, ठीक है, जिसका नाम था एलन ऑक्टेवन होम, ठीक है। एलन ऑक्टेवन होम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, कहाँ के? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम एक क्या करेंगे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम क्या करेंगे, हम एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। ये किसका इनिशिएटिव था? ये लिया था एलवन ओक्टन ह्यूम ने, यानी A.O. ह्यूम ने एक इनिशिएटिव लिया था जिस इनिशिएटिव में उन्होंने कहा था कि हम एक ऑल मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या बोला था A.O. ह्यूम ने? हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर क्या हुआ? दस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। फिर उन्होंने बनाया था क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर मैं INC की बात करूं, जो INC था वो हर साल सेशंस या मीटअप करते थे। मतलब फॉर एग्जांपल लेट से कि जो INC था वो कब बना था? वो बना था 1885 में। यानी हर साल वो मीटअप करते थे, यानी हर साल वो मिलते थे और वहाँ पे कुछ बातें डिस्कस करते थे, ठीक है। यानी अपना हर साल एक सेशन बुलाते थे, ठीक है। तो जो INC का पहला सेशन हुआ था वो भी इस पॉइंट में हमें इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद रखना ज़रूरी है कि INC का पहला सेशन कब हुआ था। वो हुआ था इन द ईयर ऑफ 1885, ठीक है, जो कि बहुत सारे SSB एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो क्या कहा गया कि जो पहला सेशन होता है INC का वो होता है 1885, ठीक है, 1885, इसमें वो पहला सेशन होता है। और ये भी पूछा जाता है कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, और जो इसका पहला प्रेसिडेंट था वो था WC बनर्जी, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा हुआ था, लेकिन इससे पहले हमें क्या याद रखना है इसमें कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में। लेकिन इसको कितने डेलीगेट्स ने, कितने मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था वो भी हमें याद रखना है इस पॉइंट, ठीक है। इस टॉपिक में वो थे 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने इसमें कि सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि जो INC था इसका पहला नाम क्या था? INU, यानी इंडियन नेशनल
यूनियन, ठीक है। फिर क्या हमने इसमें पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि इस मतलब किसने किन्होंने इसको बनाया था, आईएनसी को किसने फाउंड किया था या बनाया था, वो थे एओ ह्यूम, ठीक है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा हमने पढ़ा कि मतलब आईएनसी का पहला सेशन कब हुआ, वो हुआ था 1885 में। और चौथा पॉइंट जो हमने इसमें पढ़ा, पहले प्रेसिडेंट कौन, मतलब जो इसके प्रेसिडेंट थे पहले सेशन के, वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और जो मतलब फिफ्थ पॉइंट है इसमें, कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था, वो थे 72 डेलीगेट्स, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको समझ आए यहां तक, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मैंने पहले ही कहा कि जो आईएनसी था वो हर साल मीटअप करते थे, हर साल सेशन बुलाते थे, ठीक है। तो जब दूसरा सेशन आया था आईएनसी का, वो आया था कब, इन द ईयर ऑफ 1980 सॉरी 1886 में। कब आया था, 1886 में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे इसके दूसरे सेशन के जो प्रेसिडेंट थे, वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। जो ये दूसरा सेशन था वो आया था 4 सितंबर 1886 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये सिक्स्थ पॉइंट है इसमें। और इसके बाद जो इन्होंने थर्ड सेशन किया था वो किया था 1887 में, ठीक है। 10 अक्टूबर 1887 में, ठीक है। और इसके जो पहले जो इसके तीसरे प्रेसिडेंट थे, यानी इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, ये भी हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, वो कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो पहला सेशन था आईएनसी का वो कहाँ पे हुआ, वो हुआ था कहाँ पे, बॉम्बे में, ठीक है। दूसरा सेशन जो था जो कि कहाँ कब हुआ था 1886 में, वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। जो तीसरा सेशन था इसका वो हुआ था मद्रास में। मद्रास की अगर हम बात करेंगे, वो आज हम उसको क्या कहते हैं, आज के दौर में हम उसे चेन्नई कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हम अगर बम्बई की बात करेंगे, आज हम क्या कहते हैं उसे, मुंबई, राइट। आपको ये समझ आया यहां तक, ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल की। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन ऑन 6 October 1905 through a royal proclamation reducing the old province of Bengal in size of by creating East Bengal and Assam out of the rest of Bengal। देखिए बात करेंगे हम किसकी, पार्टीशन ऑफ बंगाल की। अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करेंगे, एक्चुअली में ये एक पॉलिसी थी, किन की, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, जो बंगाल के लोग थे उन्होंने कहा कि जो बंगाल है इट्स ए ज्योग्राफिकली इट्स ए वाइड एरिया, मतलब ये मतलब बहुत एरिया है इसका, हम इसको एट अ टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एज वेल एज लैंग्वेज, ठीक है। देखिए क्या कहा उन्होंने कि जो पार्टीशन हम करेंगे बंगाल का, किस चीज पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इन द ईयर ऑफ 1903 जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब हम पार्टीशन करेंगे किसका, बंगाल का। लेकिन जब उन्होंने ऑफिशियली इसको मतलब पार्टीशन किया था इन द ईयर ऑफ 1903, तो उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। यानी बंगाल को उन्होंने किन दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा था ईस्ट बंगाल, ठीक है। एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा था ईस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल था उसमें जो मेजॉरिटी थी वो थी हिंदूज की, ठीक है, हिंदूज की मेजॉरिटी थी यहाँ पे। और जो ईस्ट बंगाल था इसमें किन की मेजॉरिटी थी, इनमें मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। तो मैंने पहले ही कहा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो क्या है, जो ये बंगाल है, बंगाल जो है इट इज़ जियोग्राफिकली वेरी वाइड एंड वी कैन नॉट मैनेज होल बंगाल एट ए टाइम। यानी हम बंगाल को एट ए टाइम मतलब क्या मैनेज नहीं कर सकते थे, दैट इज वाई वी आर गोइंग टू पार्टीशन द बंगाल। यानी यही वजह है कि हम बंगाल को क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, यानी हिस्सों में इसको बांटेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब हम करेंगे, जब उन्होंने पार्टीशन किया बंगाल का, उन्होंने बोला कि
अब हम करेंगे इसको पार्टीशन किस किन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो तो जब इन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, मैंने पहले ही किया कहा कि इन्होंने किन के बेसिस पे किया था, इन्होंने बेसिस पे किया, एक था मतलब किस पे, यानी रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने मतलब डिवाइड किया था इसको किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। देखिए जो वेस्ट बंगाल था उसमें क्या था, उसमें जो वेस्ट बंगाल था उसमें हिंदूज की मेजॉरिटी थी, और जो ईस्ट बंगाल था उसमें किसकी मेजॉरिटी थी, मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। और एक जगह पे क्या होता था, एक जगह पे बंगाली बोला जाता था, ठीक है, एक जगह पे हिंदी बोला जाता था, ठीक है। दैट इज वाई कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही दो मुद्दे पकड़े और इनके बिना पे इनको मतलब डिवाइड किया था। एक्चुअली में क्या था, इन एक्चुअल जो ये मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल था, इट वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। क्या पॉलिसी थी ये, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल। वो क्या उनका मकसद क्या था, इसके पीछे मतलब क्या मकसद था इनका, मतलब वो क्यों ये क्यों करना चाहते थे, वो बंगाल जो ब्रिटिशर्स थे वो क्यों बंगाल को डिवाइड करना चाहते थे। उनका एक ही मकसद था कि जो मतलब हिंदू लोगों जो इंडियंस है वो कमज़ोर पड़े, लेकिन वो उनका मतलब क्या कहेंगे हम, मतलब दे वर टोटली अप, मतलब क्या, मतलब वो उनका क्या था, बिल्कुल गलत मानना था उनका। लेकिन उस वजह से उनके बीच में एक यकजाती पैदा हो गई, मतलब वो यूनाइट हो गए। तो जो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, इट वाज टोटली फेल्ड, ठीक है। ये था क्या, दैट वाज ऑल अबाउट किसके मुतलिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल के मुतलिक। तो जो नेक्स्ट है वो है रोवेल्ट एक्ट 1919। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो ये रोवेल्ट एक्ट क्या था, देखिए जो ये रोवेल्ट एक्ट था इसको और हम कहते थे ब्लैक एक्ट, ठीक है, इसको क्या कहते थे हम, ब्लैक एक्ट। इसके अलावा हम इसको कहते थे एनार्कियल एक्ट, ठीक है, एनार्कियल एक्ट और ब्लैक बिल, ठीक है। इन नामों की वजह से हम इसको जानते थे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये रोवेल्ट एक्ट था क्या था, ठीक है। तो हम सबको पता है कि जो ये रोवेल्ट एक्ट था एक्चुअल में क्या था। तो एक कमेटी बनाई गई थी इन द ईयर ऑफ 1917, किसके प्रेसिडेंटशिप के अंडर, दैट वाज सर सिडनी रोवेल्ट, ठीक है। एक कमेटी बनाई गई थी किसके प्रेसिडेंटशिप के अंडर, सर सिडनी रोवेल्ट के अंडर। तो इस कमेटी में उन्होंने एक एक्ट को पास किया था जिसका नाम था रोवेल्ट एक्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये रोवेल्ट एक्ट क्या था, इस रोवेल्ट एक्ट में इन्होंने कहा था कि वी आर गोइंग टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी वारंट, यानी हम किसी भी इंसान को जेल में डालेंगे विदाउट एनी वारंट, मतलब उसको पूछे बगैर। तो एक्चुअल में रीजन क्या था, देखिए जैसा कि हम सबको पता कि जो ये नेशनल मूवमेंट्स थी, कहाँ की, इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट्स थी ये धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा था कि अब ये हमारे लिए खतरा बनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने रोवेल्ट एक्ट को पास किया था। उन्होंने कहा था अगर किसी जगह पे भी भीड़ होगी, चाहे वो अपना पर्सनल मैटर क्यों ना डिस्कस कर रहे हो, तो उनको भी हम क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट, यानी और फिर इनको 2 साल तक कोई बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, जब जो ये रोवेल्ट एक्ट था इसकी लहर जब पूरे इंडिया में फैल गई थी, तो जब मतलब लोगों में क्या हुआ था, लोगों में गुस्सा आ गया था, पीपल वायर एजिटेटेड, पीपल वायर एंग्री। तो पंजाब में क्या होता है, पंजाब में इसके खिलाफ नारे लगते हैं, मतलब प्रोटेस्ट होते हैं इसके खिलाफ। तो वहां पे 2 पर्सन होते हैं, एक का नाम होता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम होता है डॉक्टर सत्या पाल। तो ये जो 2 पर्सन है इनको रोवेल्ट एक्ट के तहत क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। तो जब इनको अरेस्ट किया जाता है, तो पीपल फ्रॉम पंजाब वायर मोर एजिटेटेड एंड मोर एंग्री, यानी उनके दिलों में अब ये क्या होता है, मतलब क्या आग उबर रही थी कि अब हम क्या करेंगे इस रोवेल्ट एक्ट को। तो लोगों ने उसके खिलाफ धरने शुरू किए, प्रोटेस्ट किए, मतलब आग मतलब क्या, एक तरह से जो ये उसकी जो मतलब सिचुएशन थी इंडिया की उस वक्त, जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा टेंस थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी, कहाँ पे, अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी
वहाँ पे एक गार्डन है, वहाँ उसके अंदर एक कहाँ पे, वहाँ पे एक गार्डन है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग। वहाँ पे एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी। जो ये सीक्रेट मीटिंग थी उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वेदर के इवन उसमें जो मतलब वहाँ के वुमेन्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, वहाँ के जो बूढ़े थे उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी कि इन दोनों को अब कैसे छुड़ाएंगे, ठीक है। उस वक्त जनरल डायर जो थे वो कहाँ पे, जो उस जलियांवाला बाग में घुस जाते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो करते हैं अपने ट्रूप जो उसके साथ होते हैं उनको ऑर्डर देते हैं कि आप ओपनली उन पे फायर करो। तो जब वो उन पे फायर करते हैं तो क्या होता है, मोर देन 3000 पीपल, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वहाँ पे मर जाते हैं। तो उस दिन वहाँ पे क्या होता है, उस दिन 13 अप्रैल 1919 डेट होता है, और वहाँ पे क्या होता है, बैसाखी का दिन। जो ये बैसाखी होती है ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होती है, ठीक है, होती नहीं होता है, ठीक है। जो बैसाखी होता है, बैसाखी होती है, ये एक क्या होती है, होता है। तो जो ये बैसाखी है ये एक क्या होता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ठीक है। तो जनरल डायर जो होता है वो अपने ट्रूप्स को वहां पे ऑर्डर देता है कि आप ओपनली फायर करो। जब वो उन पे ओपनली फायरिंग करते हैं, ठीक है, तो 3000 पीपल वहां पे मर जाते हैं। कहा जाता है कि नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स वो फायरिंग कंटिन्यूसली करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो लोग होते हैं वहाँ पे मतलब दे मतलब अब ये एक तरह का मतलब क्या होता है, मातम छाया होता है पूरी इंडिया में। तो लोग जो होते हैं वो अपने दिलों में, अब उनके दिलों में क्या होती है, उनके दिलों में अब आग उभर रही है। वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि क्या, मतलब वो ये चाहते हैं कि अब उनके साथ इंसाफ हो जाए। तो फिर एक कमेटी बुलाई गई जाती है, लेकिन जब उससे पहले जब मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस होती है तो पंजाब में कौन सा लॉ इम्पोज किया जाता है, तो वहां पे मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पंजाब में उस टाइम कौन सा लॉ इम्पोज किया गया था, दैट वाज मार्शल लॉ। फिर एक कमेटी बुलाई जाती है जिसका नाम है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसके लिए, ताकि वो इस जो ये इंसिडेंट हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन जब हंटर कमीशन आती है इंडिया में, ठीक है, जब हंटर कमीशन को इंडिया में लाया जाता है वो टोटली किसके फेवर में काम करती है, वो टोटली किसके फेवर में, जनरल डायर के फेवर में काम करती है, ठीक है। तो जब इसको इंडिया में लाया जाता है, फिर जो ये हंटर कमीशन होती है, हंटर कमीशन प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये दोनों किसको सपोर्ट करते हैं, जनरल डायर को। उसको मतलब जब इसको सपोर्ट करते हैं उसको प्रूव करते हैं कि वो ही इज टोटली इनोसेंट, यानी उन्होंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो इसके अलावा आपको एक और चीज जो इसमें याद रखना है, दैट इज सरदार उधम सिंह। मैंने कल भी कहा था कि सरदार उधम सिंह जो थे वो खाली एक बचा था जो इसमें बच गया था। लेटर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंदन जाके किसको मारा था, जनरल डायर को, ठीक है। और इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने मना किया था, जो इसका नाइटहुड मिला था उन्होंने भी इसको टोटली मतलब क्या किया था, उन्होंने इस जो ये नाइटहुड था इसको मतलब क्या किया था, उनको बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए। बिकॉज मतलब वो ये चाहते थे कि मतलब उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ था, ऐसा जुल्म हुआ था, इस वजह से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इसको रिवोक किया था, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।